हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से आ गए हैं हम। आज का सेशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम पहुंच चुके हैं। कल हमने 31 क्वेश्चन तक कर लिए थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। 12th का टॉपिक है, आपको सभी को पता है। और जो बच्चे जेई मेंस और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हर चैप्टर से मैं बेस्ट 100 क्वेश्चन लेके आता हूं। और वो बच्चे भी साथ में कर सकते हैं जो 12th बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छा करना चाहते हैं, वो 12th वाले टॉपिक कर सकते हैं। हाँ, साथ में जो 11th के भी तैयारी कर रहे हैं नीट और जेई मेंस के लिए, वो भी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, 11th वाले 11th के टॉपिक करें, 12th वाले 12th के टॉपिक करें, और जो मेंस और नीट के लिए कर रहे हैं वो सारे टॉपिक करें। सीधा सिंपल सा फंडा है। अब आज बढ़ेंगे आगे। आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे ए टू जेड क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। आप एक चैप्टर से जब 100 क्वेश्चन लगा लेते हैं, ये वाले 100 क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो वो चैप्टर ना आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट हो जाएगा। आपका वो टॉपिक एक तरफ मतलब तैयार करके एक तरफ रखा जा सकता है। आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ें। और क्वेश्चन नंबर 32 पे हम पहुंच चुके थे। मतलब आप चाहे जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप ये क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, हमारे साथ सेशन में जुड़ो। थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ आपको क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन कराएंगे, थ्योरी आपने पढ़ रखी है, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, वो इसको ज्वाइन करें। इससे पहले 2 चैप्टर हम कर चुके हैं। 12th का ही फर्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और दूसरा मतलब पहला चैप्टर, और फिर दूसरा चैप्टर कैपेसिटर वाला जो है आपका, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड वाला चल रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ 11th के टॉपिक्स लेंगे। तो अभी पेपर है आप लोगों का जल्दी ही, तो प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए। करते हैं क्वेश्चन को शुरू। क्वेश्चन को शुरू करें, इसके लिए देखें। ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर नॉट इज शॉप्ड इनटू ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। शेप्ड लिखा था ये मैंने, ए कर लो इसको। शेप्ड इनटू ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं लिखा था मैंने, ये मैंने लिखा था रेक्टेंगल। ये थोड़ा सा गलत कर दिया। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, सही है, सही बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, मैं सेकंड वाले की फिगर देख रहा हूँ। नहीं नहीं, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, चलो करो शुरू। तो पहले वाले में बोला ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर नॉट इज शेप्ड इनटू ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक वायर है, आर नॉट उसका रेजिस्टेंस है, लेंथ उसकी एल है बच्चों, और हमने उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप दे दी, ऐसे मोड़ दिया उसको, ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे। ठीक है, इस तरह से बना दिया हमने उसको। अगर आप इस पूरी वायर की लेंथ देखें तो इस पूरी वायर की लेंथ एल दे रखी है, और इस फुल वायर का रेजिस्टेंस पूरा कंप्लीट आर नोट दिया हुआ है। ठीक है, तो आर नोट रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है। अगर हम पूरी वायर की लेंथ देखें, एल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने इससे बनाया, तो इसकी एक साइड की लेंथ कितनी होगी? एक साइड की होगी L/3, दूसरी भी L/3, और तीसरी भी L/3, क्योंकि तीनों को मिलाएंगे तो पूरी वायर की लेंथ आ जाएगी एल। ठीक है, आर नोट के हिसाब से सोचो। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो इस हिसाब से अगर L/3 लेंथ है, पूरी वायर की लेंथ, पूरी लेंथ की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस आर नोट है, तो 1/3 कर दें तो आर नोट बटे 3, दूसरी की भी आर नोट अपॉन 3, और तीसरी के लिए भी आर नोट अपॉन 3। इसका मतलब तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो आर नोट बाई 3, आर नोट बाई 3 और 9। भाई पूरी वायर है एल लेंथ की, उसका पूरी का रेजिस्टेंस तो आर नोट है, तो उसके 3 अलग अलग हिस्से कर दिए ना हमने, मतलब उसको ऐसे बेंड करके ट्रायंगल बना दिया। अब ये साइड इसकी लेंथ L/3, तो रेजिस्टेंस भी तो 1/3 हो जाएगा ना। ये लेंथ 1/3, ये लेंथ 1/3, तो रेजिस्टेंस भी 1/3, आर नोट बाई 3, आर नोट बाई 3, आर। मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस आर नोट बाई 3, इस वायर का रेजिस्टेंस आर नोट बाई 3, इस वायर का रेजिस्टेंस आर नोट बाई 3। ठीक है, तो फिर अब फिर आगे पढ़ो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए साइड ऑफ द ट्राइंगल।
किसी एक साइड के अक्रॉस उसका रेजिस्टेंस बताना है अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, तो मान लो ये यहां से एक साइड हो गई इसकी ये वाली, और इस साइड के अक्रॉस ए और बी, इसके अक्रॉस आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है। चलो बता देंगे भाई, क्या करना होगा। रेजिस्टेंस बताएंगे ए और बी की फॉर्म में, मतलब ए और बी के अक्रॉस, ए ये रहा बी ये रहा, ए और बी के अक्रॉस। तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक ये आर नोट बाई थ्री और ये आर नोट बाई थ्री, इन दोनों को तो ले लो सीरीज में, ये तो आ गए सीरीज में, एक के बाद एक, और फिर आमने सामने वाले पैरेलल में। बिल्कुल आसान सा सवाल था। तो ये सीरीज में आ गए आर नोट बाई थ्री, आर नोट बाई थ्री, तो ये बन गया, दोनों को ऐड कर लो सीधे सीधे, 2r0 बटे में 3, ये बन चुका है 2r0 अपॉन में 3। ठीक है, नीचे वाला r0/3, अब ये r0/3 और 2r0/3 आमने सामने है पैरेलल में, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2r0/3 इंटू में r0/3 अपॉन में, दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करें अगर 2r0/3 प्लस r0/3, तो r इंटू आर नोट अपॉन में, या r1 प्लस r1 इंटू r2 बटे में r1 प्लस r2, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना पैरेलल में, वो लगा दिया। अब ऊपर चेक करो कितना बन गया, 2r0 का स्क्वायर बटे में 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 अपॉन में, ये बन गया आपका 2 प्लस 3 बटे में 3 से 3 कट गया, आर नोट आ गया, आर नोट से आर नोट कट गया, आंसर आ गया 2/9 r0। लेकिन इन्होंने इसकी लेंथ दी थी, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया था, तो शायद इसका ऑप्शन अगर देते तो वो लेंथ और एरिया में भी हो सकता था। अगर उसमें चेंज करोगे तो हमें पता है आर की वैल्यू क्या होती है, रो एल बाई ए, तो रो एल पूरी वायर की लेंथ एल और एरिया ए, तो ये इस फॉर्म में भी ये आपको पूछ सकता है, तो आर नोट की वैल्यू उठा के ये रख दो, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 2/9 इंटू में आर नोट की जगह रो एल बाई ए। लो जी, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है। ये भी इस फॉर्म में भी पूछ सकता था, उसके लिए इसको रो भी देना होता। ठीक है, ठीक, तो आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़े। जैसे एक पूरी वायर, उस वायर को बेंड करके ट्राइंगल में लगा के हमने सॉल्व कर दिया, उसके अलग अलग साइड्स का रेजिस्टेंस निकाल लिया, और किसी एक साइड के अक्रॉस उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने चेक कर लिया बच्चों। ठीक है, चलो इसको हटाता हूं, अगले सवाल पे चलते हैं। हटाएं इसको, नोट कर लो एक बार, कर लिया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। A frame of wire as shown in figure, all wires have uniform cross section and given length. ठीक है, if R naught is the resistance per meter of wire, then calculate equivalent resistance across AB। देखो आपके सामने एक फ्रेम बनाया हुआ है वायर से, सारी वायर जो हैं वो एक जैसी हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, और जो लेंथ इसमें दी गई है वो लेंथ है उनकी आर नॉट। रेजिस्टेंस किसका है, 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस आर नॉट दिया है। ठीक है, तो जो सामने ये वायर्स लगी हैं इनका रेजिस्टेंस निकाल कर आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस, बता देंगे। चलो एक बात बताओ, पहले इस वायर का रेजिस्टेंस निकालो एक का, ठीक है, ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना। ये एक वायर है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस जो होगा, 1 मीटर का रेजिस्टेंस है आर नोट, और इस वायर की लेंथ कितनी है 8L, तो इसमें आर नोट से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका पूरा रेजिस्टेंस बन गया। देखो खुद से सुनो, मतलब फिर से सुनो, 1 मीटर का रेजिस्टेंस तो है आर नोट, तो इसकी लेंथ कितनी है 8L, तो 8L मीटर का रेजिस्टेंस होगा आर नोट इंटू में 8L, तो वही हो गया इसका रेजिस्टेंस। ऐसे ही इसकी लेंथ 6L, इसमें आर नोट से मल्टीप्लाई कर दो,
आ गया इसका रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैलकुलेट कर लिया। इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैलकुलेट कर लिया। ऐसे इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, वो भी इनटू में आर नोट आ गया। ऐसे इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, वो भी इनटू में आर नोट आ गया। अब ये वाली वायर, अब ये वाली वायर तो यहाँ पे कनेक्ट है, दोनों कनेक्ट हैं आपस में। तो एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक उसका आधा करो। अब देखो ये कितनी बैठेगी। अगर मैं पाइथागोरस से देखूं, चेक करना जरा, ये वाली 8L है, ये 6L है, तो ये कितनी बैठेगी? तो ये बैठेगी भाई साहब 8 6, पाइथागोरस से निकाल लो तो ये आ जाएगी 10L। लेकिन हमें उसकी आधी चाहिए, आधी यहां तक। ये पूरी 10L है लेकिन आधी होगी तो 5L, ये भी 5L, ये भी 5L और ये भी 5L, और इनटू में कर दो आर नोट से मल्टीप्लाई। तो ये बन गया इनका, इसका रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस, फिर इसका रेजिस्टेंस आर नोट से मल्टीप्लाई करके और आर नोट से मल्टीप्लाई करके इसका रेजिस्टेंस, ये सबका रेजिस्टेंस निकल आया। ठीक है, ए और बी के अक्रॉस। अब आपके पास सर्किट कैसा होगा, देखो एक रेजिस्टेंस यहां लगा है, ये ऐसे गया, ये इधर से गया, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सारे। अच्छा, क्या यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है आपको? हाँ सिमेट्री तो सर दिख रही है। देखो रेजिस्टेंस लगा के ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा ये कि पता नहीं क्या फ्रेम सा है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस पहले नीचे वाला लगाओ। ये एक रेजिस्टेंस, ये बन गया 8LR। अच्छा 8LR को ना मैं 8LR नोट है ये, जहां जहां एल आर नोट है मैं उसकी जगह ना आर रख लेता हूं, बाद में रख दूंगा इसकी वैल्यू। तो 8LR नोट, तो इसकी जगह रख दिया आर, तो 8R बन गया ये। LR नोट की जगह आर यूज कर रहा हूं, बाद में यूज कर लूंगा, बाद में हटा दूंगा। तो 8R बन गया ये वाला, ये बन गया 6R, 6R। ये ऊपर वाला ये भी बन गया 8R, ये वाला भी 6R, 8R, ये वाला 5R। चेक करते जाओ, LR नोट की जगह R। फिर ये वाला भी 5R, फिर ये वाला भी 5R, और ये वाला भी 5R। चेक करो। ठीक है, अब अच्छा सा लग रहा है देखने में, अब लग रहा है कि सर्किट है कोई, ये थोड़ा सर्किट सा नहीं लग रहा था। तो अब इसको सॉल्व करना है। ए और बी ये पॉइंट है जिसके अक्रॉस हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना। बस ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, जो रेजिस्टेंस वाले टॉपिक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला, उसका लास्ट टॉपिक है बच्चों। चलो अब हम इसको कैसे करें, कौन सीरीज कौन पैरेलल, पता तो कुछ चल नहीं रहा। तो ये सिमेट्री बन रही है। अगर मैं ए बी से देखूं, ए बी से ऐसे काटूं तो फिर सिमेट्री नहीं है, लेकिन अगर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ऐसे काटोगे तो जैसा इधर ऐसा इधर, बन गई सिमेट्री। तो इसका मतलब ये जो है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सब किस में है, ये सब का पोटेंशियल सेम है। अगर इनके बीच में कुछ होता तो उसको हटा देते, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ इनके बीच में, तो इनको आपस में कनेक्ट कर दो। तो पहले तो एक काम करो, ये जो 8R है ऊपर वाला, इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, 4R 4R, और ये जो 8R है इसे भी दो हिस्सों में तोड़ लो, 4R 4R, दो हिस्सों में तोड़ने जा रहा हूं। ये बन गया 4R, ये बन गया 4R, ये भी 4R, ये भी 4R, दो हिस्सों में तोड़ दिया। ऐसे ही इसे भी दो हिस्सों में तोड़ दो यहां से, 4R और 4R। अब 8R को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन किया था कल हमने, हाँ तोड़ दिया। उससे क्या फायदा हुआ, अब ये देखो जरा, ये इसका पोटेंशियल, इसका और इसका सिमेट्री है तो सेम होगा, तो इनको आपस में मिलाया जा सकता है। मिलाओ, मिलाने से क्या होगा, आसान होगा। मिलाओ पहले आप इनको,
तो मिलाओ, इनको मिलाने से आसान हो जाएगा ये। तो चलो पहले एक काम करो, इसको इससे मिला दो यहाँ, और इनको यहां से यहां मिला दो, तो पता चल जाएगा आपको कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो मिलाओ चलो। तो कैसे मिलाएंगे? एक काम करो, यहाँ से हटाता हूँ इसको, मिलाना है मुझे इसको यहाँ से, इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ से यहाँ मिला, ऐसे इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ से यहाँ, ऐसे कर दिया। उससे क्या होगा, ये 4R और 5R आमने सामने पैरेलल में, ये 4R 5R आमने सामने, ये 4R 5R, ये 4R 5R। अब 4R और 5R में क्या होगा, तो 4R इंटू में 5R, पैरेलल में है ना, और अपॉन में 9R। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो और अपॉन में दोनों को प्लस कर दो, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है। एक आर से एक आर कट गया, ये आ गया 20R/9, 20R/9 आ गया। अब इन सब की जगह उठा के 20R/9 लिख दो। चलो जी, कुछ थोड़ा आसान हो जाएगा सर्किट। तो सर्किट को आसान करने के लिए इन दो की जगह हटा दूं, यहीं इसी में हटा दूं, आगे कहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ पे मैं देखो इन दोनों को, पहले इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल में, ये दो पैरेलल में, और ये दो पैरेलल में, ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ। दो को हटा के एक लगाऊंगा, चलो करने जा रहा हूँ। इसको हटाओ यहां से, ऐसे इन दो को हटाओ, ऐसे इन दो को हटाओ, और ऐसे इन दो को हटाओ। अब देखना जरा कैसे लगाऊंगा। अब मैं यहां से दो को हटा के एक लगा रहा हूं, ये दो को हटा के एक लगा रहा हूं, ये दो को हटा के एक लगा रहा हूं, ये दो को हटा के एक लगा रहा हूं, ऐसे लगा। ये 4R 20R/9, ये भी 20R/9, ये भी 20R/9, और ये भी 20R/9। ठीक है। अब ये दोनों तो सीरीज में दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये दोनों भी सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। ऐड करो इनको, 6R प्लस 20R/9, तो 20R/9 प्लस 6R, ऐड करो, 54, 54 प्लस 20, तो 54 प्लस 20 कितना हो गया, 74R/9। तो ये दोनों मिलकर हो गए 74R/9। 54, 9 इंटू 6, 50, और प्लस 20, तो 74/9। ठीक है, ये भी 74/R/9। अब चेक करो, ये थी, ये थी यहां से, ये थी यहां से, ये था ए, ये था बी। ठीक है, ये ए ये बी, इसे हटा के यहां से दोनों को हटाया और एक लगा दिया, कितना, 74R/9। इन दोनों को हटा के भी एक लगा दो यहां, 74R/9, और ये नीचे 20R/9, और ये भी 20R/9। चेक करो, अब ये आपस में पैरेलल में, ये आपस में पैरेलल, करो इनको भी सॉल्व। तो पैरेलल में कैसे करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 74R/9 मल्टीप्लाई 20R/9, अपॉन में दोनों को ऐड कर दो, 74 प्लस 20, 94, 94R/9। 9 से एक 9 कट गया, एक आर से एक आर कट गया, ऊपर कितना बना, तो 0, 8, 40, एक आर बच रहा है अपॉन में
94 की 9 से मल्टीप्लाई हो गई, तो 94 इंटू 9, 846 आ गया। करके देख लो दोबारा। ठीक है, अब इसे, ये आ गया, यहाँ पे आ गया 1480 आर बटे में 846, और ये भी इतना ही आ जाएगा 1480 आर अपॉन में 846। अब ये और ये, इन दो की जगह एक लग गया, और इन दो की जगह भी एक लग गया। ये ए है, ये बी है। ये कितना, 1480 अपॉन में 846 आर, 1480 आर बटे में 846, और इनको कर दो सीरीज में। ये सीरीज में क्या हो जाएंगे, सीधे ऐड हो जाएंगे। तो 14 आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1480 बटे में 846 ही तो था, हाँ 846 आर प्लस 1480, सीधे ऐड हो जाएंगे ना, 846 आर। था बढ़िया क्वेश्चन। इसको ऐड कर लेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 0 और 2960846 आर। लो जी, ये आंसर है। अब ये 2 से कट सकता है या 4 से कट सकता है तो और छोटा हो जाएगा, पर ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो वायर की फॉर्म में भी वो आपको क्वेश्चन दे सकता है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बढ़िया, आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि खाली वायर दे दे। अरे वायर में रेजिस्टेंस होता है भाई, वो खाली वायर का फोटो भी बना के दे देगा और उसमें कहेगा रेजिस्टेंस है, तो आपको रेजिस्टेंस खुद से बना के सर्किट में इस तरह से बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, आप देखते जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सिमेट्री भी आ रही थी इसमें, और वायर भी जो थे वो आपको दे रखे थे खाली, और ये कहा कि इसमें रेजिस्टेंस है, वायर लगा के रेजिस्टेंस लगा के नहीं दिया, तो मतलब आपको कोई कंफ्यूजन भी हो सकता था कि सब रेजिस्टेंस तो है नहीं, पर समझो कि वायर है तो समझो उसमें रेजिस्टेंस है, और वो दिया है उसने कि इसमें रेजिस्टेंस इतना है। तो रेजिस्टेंस का फिगर हमने फिर बाद में बनाया कि इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी है, खुद से बनाया। उसने एक सिंपल फिगर दे रखा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट उस पर चलते हैं जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। टॉपिक चेंज हो चुका है। अभी तक हमने जो टॉपिक के क्वेश्चन किए थे वो था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला। अब टॉपिक चेंज। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। टॉपिक है इस बार करंट, पोटेंशियल और किरचॉफ लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो करंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। किरचॉफ लॉ सबसे ज्यादा यूज करूंगा मैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और ये सब कुछ में ये किरचॉफ लॉ ना एक ऐसा लॉ है जो हर तरीके के सवाल में लग जाता है। तो करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम इससे, पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मेन है हमारा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ अगर हमारे से बढ़िया से आता है तो सर्किट में करंट, पोटेंशियल सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। किरचॉफ लॉ मस्ट है। चलो करते हैं शुरू। अब इन्होंने दिया डिटरमाइन द करंट इन द ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के अंदर करंट बताइए। देखो इसे किरचॉफ से करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो किरचॉफ से करने से आसान होते हैं, वैसे ही कर लो। तो चलो इसको देखते हैं। पहले एक काम करो, पहले 24 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, यहाँ से करंट निकलेगा तो आगे बढ़ेगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए जिसमें करंट वगैरह निकालना हो, तो पहले कोशिश करो कि सर्किट को छोटा कर लिया जाए। क्योंकि करंट अगर जैसे यहाँ से निकला आई, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, यहाँ से निकला आई। अब दो जगह बटेगा, कुछ इधर कुछ इधर, फिर आगे बटेगा कुछ इधर कुछ इधर, तो कई सारे वेरिएबल हो जाएंगे। उसको सॉल्व करने के लिए 3-3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा सर्किट को इजी कर लेते हैं। कैसे? ये 12 मुझे जो दिखाई दे रहे हैं सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक है, तो ये हो गया 24।
फिर 24 इधर लगा है, 12 यहाँ सामने लगा। बस देखो ये इन दो की जगह आप एक लगा दो। जैसे ये 12 है, नीचे वाला 8 है, और फिर बैटरी है 24 वोल्ट की बैटरी। ये 8 ओम, ये 12 ओम, और ये जो दो लगे थे इसकी जगह एक लगा दिया हमने 24। अब थोड़ा सा सर्किट देखो छोटा हो गया, ये दो की जगह एक आ गया। अब ये 12, ये 12 और ये 8, ये तीनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लो, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 8। 24 एलसीएम ले लो, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। सॉल्व करके ये 2 प्लस 3 प्लस 1 6 बटे 24, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 24 बटे 6, उल्टा कर दो, 24 बटे 6 इससे काटो, 4 ओम आ गई। इन तीनों की जगह आप एक अकेला लगा सकते हो 4 ओम। तो मैं इन तीनों को हटाने जा रहा हूं और एक अकेला लगा रहा हूं, नया सर्किट बना दो, यहां बना दो। ये 3 की जगह, इन तीनों की जगह एक अकेला लग गया 4, और बैटरी लगी है 24 वोल्ट की। अब इसमें से करंट, अब चलाओ करंट, अब करंट को निकालना आसान है। तो इसमें करंट आ गया आई, ठीक है सर। तो यहां से करंट आ गया आई, तो क्या हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, करंट को कैलकुलेट कर सकते हो। आई करंट होता है वी अपॉन आर, करंट होता है वी बटे आर। तो वी हो गया 24, इसकी जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इसकी होगी, क्योंकि इसकी वोल्टेज इसको मिल रही है, बैटरी की वोल्टेज इसे मिल रही है। तो बैटरी की वोल्टेज अपॉन में आर, आर हो गया 4, 4 से इसको काटो तो 6 एम्पियर का करंट है। तो यहां से करंट जो चल रहा है वो 6 एम्पियर का चल रहा है। आगे बटेगा कुछ इधर कुछ इधर। अब हमें कैसे पता चलेगा कितना कितना जाएगा? बहुत आसान है। जब पैरेलल में लगे होते हैं ना, पैरेलल में, ये देखो ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में, ये पैरेलल, तो पैरेलल में जब लगे होते हैं रेजिस्टेंस, तो उनका जो इक्विवेलेंट होता, मतलब पैरेलल में जो लगे होते हैं तो उनके पास एक कॉमन बात होती है, उनका पोटेंशियल सेम होता है। जो बैटरी का पोटेंशियल, अब देखो यहाँ बैटरी के, देखो ये बैटरी के टर्मिनल्स है, एक ये रहा, एक ये रहा, यहाँ से और यहाँ तक कह लो बैटरी के टर्मिनल्स है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट। जो यहाँ वोल्टेज है वही तो यहाँ होगी, क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, वही वोल्टेज यहाँ होगी, वही वोल्टेज यहाँ होगी। तो इसके इन सबके अक्रॉस 24 वोल्ट है। इसकी भी वोल्टेज 24 है, इसकी भी वोल्टेज 24 है, इसकी वोल्टेज 24। तो इसमें करंट कितना गया? मान लो I1, इसमें करंट गया मान लो I2, इसमें करंट गया I3। क्या हम I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। हमें इसकी वोल्टेज पता है 24 वोल्ट, इसकी भी वोल्टेज पता है 24 वोल्ट, इसकी भी पता है। तो वोल्टेज इसकी है 24 वोल्ट, इसकी भी वोल्टेज 24 वोल्ट, और इसकी भी वोल्टेज 24 वोल्ट। तो करंट निकालो, करंट पहले I1 निकालो। I बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो पहले वाले की देखो, इसकी I1 वोल्टेज कितनी 24 और रेजिस्टेंस कितना है 8, तो 24 बटे 8 काटोगे तो 3 एम्पियर आ गया। I2 निकाल लो, I2, I2 हो गया वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस V बटे R। तो वोल्टेज वही है 24 और बटे R कितना है 12, इससे काटोगे तो 2 एम्पियर आ गया। फिर I3 निकालो, I3 के लिए वोल्टेज कितनी है इसकी V बटे R फॉर्मूला, तो वोल्टेज कितनी 24 और R है 24, तो 24 बटे 24 काटोगे तो ये 1 एम्पियर आ गया। तो देखो तीनों के अंदर कितनी कितना करंट जा रहा है। यहां से करंट चला था 6 एम्पियर, पता लगा लिया हमने, देखो सबको एक करके पता लगा लिया करंट कितना चला था। फिर इसमें कितना गया वोल्टेज से पता लगा लिया, इसमें गया यहां से, सोचो यहां से कितना गया, कितना गया, I1 की वैल्यू क्या आई थी 3, तो 3 एम्पियर गया। एक बात सोचो, इधर से 6 आया, यहां से चला देखो करंट, यहां से चला 6, ऊपर गया 6 6 6 6। अब दो रास्ते हैं, यहां से कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा,
देख लो मेरी शक्ल नहीं चमक रही। तो यहाँ से करंट चला 6 एम्पियर, यहाँ पहुंचा। अब यहाँ से कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो इधर गया 3, 6 में से, तो ऊपर कितना बचा 3। तो यहाँ से 3 इसमें चला गया, फिर आगे बढ़ा। अब यहाँ से इधर कितना गया I2, I2 कितना आया था 2, तो 2 इधर चला गया। अब 3 आ रहा है यहाँ से, उसमें से 2 इधर चला गया, तो बचा कितना 1, तो 1 इधर चला गया 1 एम्पियर। देख लो 1 ही आ रहा था, वो 1 आ रहा था I3। तो बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये हो गया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से करंट कितना चला, इसे कितना मिला, फिर इसे कितना मिला, फिर इसे कितना मिला। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो, आप सोचते होंगे कि सर पता नहीं क्या देखते, मैं देखता रहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी आवाज़ भी ना पहुँचे अब तक। क्योंकि अगर आवाज़ नहीं पहुँचती तो वो चलना बंद हो जाता है, वो सही चीज़ है, ये पता चल जाता है। हम मेहनत भी करें और आप तक बात ही ना पहुँचे। चलो नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया, चले चलो हटाऊं इसको। लो जी, अब करते हैं जरा अगले क्वेश्चन को ट्राई। इसमें भी वही निकालना है, डिटरमाइन द करंट। तो सर्किट को थोड़ा सा छोटा करके और करंट को डिटरमाइन किया जा सकता है। चलो फिर से इसे भी ऐसे ही करो। ये 2, ये दोनों तो दिख रहे हैं पैरेलल में, इन दोनों को ऐड कर लो। 6 और 3 का 2 ओम हो जाएगा। जब से करते हुए आ रहे हैं तो याद भी हो गया होगा। 6 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 2 ओम आएगा। अब 2 ये और 2 ये वाला, इन दोनों की जगह 1 आ गया, और इन्हीं की लाइन में आगे है 2 ये। तो टोटल मिला के तीनों का हो गया 6। तो इसका मतलब इन तीनों की जगह, इन तीनों की जगह उठा के यहाँ से अकेला आ गया 6 ओम। और बैटरी कितने वोल्ट की लगी है, 12 वोल्ट की। देखो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, 3 की जगह 1 आ गया 6। सीरीज में थे तीनों, तो 12 वोल्ट की बैटरी। करंट कितना जाएगा सोचो, करंट आई, तो आई बटेगा यहाँ से, सोच के चलो। तो करंट चलेगा यहाँ से V/R। अब ये अकेला है तो 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 के 12 वोल्ट इस अकेले को मिल रहे हैं, तो इसकी वोल्टेज हो गई 12 वोल्ट। तो यहाँ से करंट हो गया बच्चा 12 वोल्ट, और बटे में रेजिस्टेंस R 6 काटा, तो 2 एम्पियर का करंट यहाँ से चलेगा। 2 एम्पियर का करंट चलेगा। तो यहाँ से करंट चला 2 एम्पियर। देखो यहाँ से पहुँचा यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ से बटा इधर गया मान लीजिए I, और इधर गया भाई 2 एम्पियर में से इधर कुछ गया I, तो बाकी का बचा। देखो यहाँ पे बटेगा, ये थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। इसको हटा देता हूँ, ये लाइंस वगैरह की चीज। अब देखो यहाँ से ये 2 एम्पियर गया, यहाँ 2 एम्पियर इसके अंदर से निकला। अब इसके सामने दो रास्ते हैं, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो 2 एम्पियर में से मान लीजिए I इधर चला गया, और बाकी का कितना बचा 2 माइनस I, वो इधर चला गया। दोनों मिलकर फिर वापस 2 हो गया, और 2 एम्पियर फिर यहाँ से इसके अंदर से होता हुआ 2 एम्पियर, और वापस इसके अंदर बैटरी के अंदर चला। अब उसने पूछा था कि किस किस रेजिस्टेंस में से कितना कितना करंट निकल रहा है। तो इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट निकल रहा है 2 एम्पियर, इसमें से भी कितना निकल रहा है 2 एम्पियर। इनमें से नहीं पता चला अभी, इन्हें कैसे करोगे। तो इनके लिए ना आपके पास एक तरीका है। तरीका सुनो क्या है। एक बात सोचो, यहां से करंट 2 एम्पियर गया, और कुछ ऊपर वाले में को निकला, कुछ नीचे वाले में को। याद रखो, रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसमें से करंट कम निकलेगा। अरे भाई, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। यहां से करंट के पास एक रास्ता है, यहां से ऐसे जा रहा है करंट। अब उसे दो जगह जाना है, ऊपर वाले में से होके जाना है, नीचे वाले में से। किस में से वो ज्यादा निकलेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो 3 वाले में से करंट ज्यादा निकलेगा, और 6 वाले में से करंट कम निकलेगा। क्यों, क्योंकि 6 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस से ज्यादा है। भाई सिंपल सी बात है यार, 6 ओम और 3 ओम में कौन बड़ा है, 6 है। तो उसमें से करंट कम निकलेगा, मतलब आई की वैल्यू, इसकी ये वैल्यू थोड़ी कम आएगी।
यहां से 2 एम्पियर चला, उसमें से इसमें से कुछ कम जाएगा और इसमें से ज्यादा जाएगा। अब दोनों में से कितना कितना जाएगा उसको निकालने के कई तरीके। मैंने तो ये तरीका जो लगाने वाला हूं, मैं ये किरचॉफ का लगाने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, ये छोटा सा एक लूप मानूंगा, इसको एक लूप मानूंगा, और इनका जो रेजिस्टेंस है, मतलब सॉरी पोटेंशियल है लूप का, वो इक्वल टू 0 होता है। किसी भी लूप में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं, बैटरी लगी है, कोई और लगा है, सबका पोटेंशियल आपस में ऐड कर लो। अगर कोई लूप है तो उनका पोटेंशियल सबका 0 आता था। यही तो था किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग मैं यहां से इक्वेशन बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे, मान लो हम यहां से चले इस पॉइंट से, किरचॉफ लॉ की इक्वेशन कैसे बनती है जरा ध्यान देना। मैं यहां से चला, यहां से आगे की तरफ बढ़ा, मुझे मिला 6 ओम। उसका कौन मिला, रेजिस्टेंस मिला 6 ओम। तो उसका क्या करना है, उसकी वोल्टेज लिखनी है। मैं आगे जा रहा हूं, करंट भी आगे जा रहा है, तो इसकी वोल्टेज लिखो, इस 6 ओम की वोल्टेज लिखो। तो वोल्टेज होती है V इक्वल्स टू आई आर। तो इसमें से निकलने वाला करंट है I और R है रेजिस्टेंस 6। तो यहां से प्लस में 6I, ये तो हो गया इसका, इस रेजिस्टेंस में से निकल रहा है, इस रेजिस्टेंस में से निकल रहा है करंट, तो इसकी वोल्टेज हो गई प्लस का 6I। आगे बढ़ो, अब आप यहां से यहां पहुंच चुके हो। देखो फिर से सुन लो, इसे कैसे यूज करते हैं किरचॉफ को। कोई भी लूप है, जैसे ये लूप था, इस लूप के अंदर आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। एक कॉर्नर पकड़ो, यहां से चलना शुरू करेंगे, यहां से आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, देखो करंट भी आगे जा रहा है, तो प्लस लगाना है। और हमें कौन मिला, 6 ओम रेजिस्टेंस। 6 ओम रेजिस्टेंस जो मिला है उसकी वोल्टेज लिख दो। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है इसमें I, और रेजिस्टेंस कितना है 6, तो प्लस का 6I लिख दिया। हम यहां पहुंच गए। अब यहां से यहां गए, यहां से यहां, यहां तक कुछ नहीं था, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं था। फिर आगे बढ़े, अब मिला हमें ये रेजिस्टेंस कौन, 3 ओम। अब इसकी वोल्टेज लिखो। अब हम तो इधर जा रहे हैं और करंट देखो इधर आ रहा है, ये करंट इधर आ रहा है, ये करंट इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं। तो वोल्टेज होगी इसकी माइनस में, माइनस का 3, और इसके अंदर करंट कितना है, 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, और इक्वल्स टू में हम पहुंच गए यहां। यहां से यहां तक कुछ नहीं है, तो यहां फिर पहुंच गए यहां। तो जिस पॉइंट से चले थे घूम के पूरे लूप से उसी पॉइंट पे आ गए, तो इक्वल्स टू 0। जब हम जिस पॉइंट से चले अगर लूप में घूम के उसी पॉइंट पर आ जाएं, तो सारी वोल्टेज जोड़ के ऐड करके 0 रख दो, देखो करंट आ जाएगा यहां से। तो 6I माइनस में 6, माइनस माइनस प्लस का 3I इक्वल्स टू 0। तो I की वैल्यू 9I इक्वल्स टू में 6। तो I की वैल्यू आ गई बच्चों 6/9। इसे 3 से काटो तो 2/3 एम्पियर। इसका मतलब ऊपर वाली ब्रांच में करंट जाएगा 2/3 एम्पियर। अब देखो यहां से कितना करंट आ रहा था, 2, उसमें 2/3 चला गया, और 2 माइनस 2/3 नीचे वाले में चला गया। तो 2 माइनस 2/3, 3 इंटू 2 6, माइनस 2 4/3, 4/3 नीचे वाले उसमें चला गया, 4/3। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ब्रांच में जितने भी रेजिस्टेंस थे बच्चों, सबके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है हमने कैलकुलेट कर लिया। सबके अंदर से जितना करंट पास हो रहा है हमने कैलकुलेट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, क्लियर हुआ ये, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक एक करके पॉइंट को समझेंगे क्या क्या दिया है, बिल्कुल समझ समझ के सवाल को हम करेंगे। इन्होंने कहा व्हेन एन अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है, ईच हैविंग ईएमएफ ऑफ 18 वोल्ट। अच्छा, दो आइडेंटिकल सेल्स का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसके साथ एक अननोन रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। आगे क्या बोला, पढ़ो। A current of 4 ampere flows through the resistance. When the same resistance is connected across parallel combination of two cells, the current through it 3 ampere. Determine the value of unknown resistance. Okay, okay, okay. देखो भाई,
हमसे ये कहा कि हमारे पास दो सेल हैं आइडेंटिकल, एक जैसे। तो आइडेंटिकल एक जैसे सेल हैं और ओके, आइडेंटिकल एक जैसे सेल हैं और उनकी वोल्टेज दे रखी है 18 वोल्ट। ठीक, उन दोनों को सीरीज में लगाया, लो लगा दिया। एक सेल और दूसरा सेल सीरीज। यहां पे एक दिमाग में आपके एक सवाल आ सकता है कि सर सीरीज में लगाया पर आपने दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल पहले लिया, हो सकता है एक का नेगेटिव हो। देखो नेगेटिव नहीं होगा, वजह क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इनका टोटल ईएमएफ जीरो हो जाएगा, करंट चलेगा ही नहीं। सोचो, इसकी भी वोल्टेज 18 वोल्ट, इसकी भी 18, अगर इसको नेगेटिव कर दिया इधर तो दोनों वोल्टेज एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, जीरो हो जाएगी वोल्टेज, फिर तो करंट ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ये बात तो सही हो गई कि ये सीधे ही लगे हुए हैं, अपोजिट लगे हुए नहीं है। अब ये 18 वोल्ट का है, ये भी 18 वोल्ट का है, और ऐसा कहा है कि दोनों के रेजिस्टेंस निकालना, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इन दोनों सेल के अंदर रेजिस्टेंस है। मैं दोबारा बना लेता हूं इसको, रेजिस्टेंस बनाना भूल गया मैं इसका। 18 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस है इनके अंदर। तो देखो ये 18 वोल्ट का सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 18 वोल्ट का सेल, ये है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसे मान लेते हैं स्मॉल आर, इसे भी स्मॉल आर। ये 18 वोल्ट, ये भी 18 वोल्ट, दोनों को सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया और अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये कर दिया। अब जब इन्होंने दिया है कि इसमें करंट चला तो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा इधर से, और ये करंट की वैल्यू दी इन्होंने 4 एम्पियर। तो ये करंट इसमें से होके इसमें चला जाएगा वापस, यहां से होते हुए करंट इस तरीके से चलेगा। पूरे पूरे के पूरे उसमें करंट चल रहा है 4 एम्पियर का। चलो ठीक है, तो अब यहां से पहला केस तो यही दिया इन्होंने, यहां तक जो है इन्होंने यही दिया कि ये जो दोनों आइडेंटिकल सेल है सीरीज में लगा के इनको एक अननोन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया और करंट को चेक किया गया तो करंट कितना आ रहा है, करंट आ रहा है 4 एम्पियर का। क्या हम इस 4 एम्पियर को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सॉरी कोई इक्वेशन बना सकते हैं इस सर्किट की? 4 एम्पियर तो कैलकुलेटेड है, इस 4 एम्पियर का यूज करके इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, किरचॉफ लॉ लगाओ। चलो यहां से चलेंगे, किरचॉफ लॉ कैसे बनता है, आगे बढ़ो। कौन मिला, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर मिल गया हमको। तो अब इससे इक्वेशन बनाएंगे, यहां से चले, किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं, आगे बढ़ो। कौन मिला, रेजिस्टेंस। जो ये रेजिस्टेंस मिला है इसका वोल्टेज लिखो, रेजिस्टेंस की वोल्टेज होती है आई इंटू आर, इसका रेजिस्टेंस तो आर है, इसमें चलने वाला करंट 4 है, तो 4 इंटू में आर, ये हो गया इसका। हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है तो प्लस, याद है ना, किसी भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होती है, किसी भी रेजिस्टेंस की वोल्टेज होती है वो रेजिस्टेंस और इनटू में उसमें चलने वाला करंट। अरे V बराबर आई आर, आई करंट और आर ये, तो आर हो ये हो गया और आई ये हो गया, V इक्वल्स टू आई आर, ये हो गई इसकी रेजिस्टेंस की वोल्टेज। अब हम पहुंच गए यहां से यहां, अब यहां से यहां तक कुछ नहीं है, फिर आगे बढ़े, कौन मिला, स्मॉल आर। इसमें कितना करंट है, यही है 4 एम्पियर, तो स्मॉल आर इंटू में 4, ये होगी इसकी वोल्टेज। फिर आगे मिली बैटरी, बैटरी का जब हम इधर से आ रहे हैं, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस, इसलिए बैटरी की वोल्टेज माइनस में लेनी है। तो माइनस कितने वोल्ट की बैटरी है, 18 वोल्ट की, तो -18। फिर आगे बढ़े, अब मिला फिर हमें ये रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस का वोल्टेज फिर लिखो, हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है 4 एम्पियर का, तो फिर से प्लस में आई आर, आई कितना 4 और आर कितना स्मॉल आर। फिर आगे बढ़े, अब बैटरी मिली, बैटरी कितने वोल्ट की, -18, क्योंकि जब हम मिले तो पहले हमें कौन सा टर्मिनल मिला, जो पहले टर्मिनल मिलता है उसी का साइन लगाना होता है। तो ये माइनस का टर्मिनल है तो माइनस, और कितने वोल्ट की बैटरी 18 है तो -18, और हम पहुंच गए यहाँ और यहाँ से पहुंच गए वापस यहाँ, तो इक्वल्स टू 0। जब हम जिस पॉइंट से चलते हैं अगर घूम के उसी पॉइंट पे आ जाएं तो इक्वल्स टू में 0। अब ये बन गया 4R,
प्लस ये भी 4 स्मॉल आर, -18 -18 माइनस का 36 उधर चला जाएगा, और ये 4R हो जाएगा 8R, और ये हो गया उधर जाके 36। क्या इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, तो R प्लस यहाँ 2R बचा और इक्वल्स टू 4 से डिवाइड करा तो 9 बचा। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। स्मॉल आर और कैपिटल आर में पहली इक्वेशन बन गई। अब पढ़ेंगे सवाल को आगे, समझते जाओ एक एक चीज को, एक एक चीज कंसेप्ट को क्लियर करते जाओ। अब यहां से पढ़ो फिर। व्हेन द सेम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेल, इन्हीं सेल को अब पैरेलल में लगाना है, लगाओ। चलो यही सेल पैरेलल में लगाने जा रहा हूं, पहला सेल और दूसरा सेल, लो जी पैरेलल में लगा दिया, और फिर उस रेजिस्टेंस को इसके साथ कनेक्ट करो। वो रेजिस्टेंस क्या था? कैपिटल आर, और इसके रेजिस्टेंस है स्मॉल आर स्मॉल आर। 18 वोल्ट का सेल ये है, 18 वोल्ट का सेल ये। चलो इस बार इनको लगा दिया हमने बच्चों पैरेलल में। पैरेलल में लगाते ही क्या होगा सोच के देखो। पैरेलल का कॉम्बिनेशन करना तो आता है ना आपसे, या नहीं आता? आता होगा यार, या नहीं आता? सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अरे भाई साहब पैरेलल का कॉम्बिनेशन नहीं भी आता तो आना चाहिए। यहां पे भी हम किरचॉफ लॉ के बिना भी काम चला सकते थे। कैसे? हम इन दो बैटरी को आपस में सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से इनको एक बना सकते थे। तो मैं एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन से एक बना के दिखाता हूं आपको। मान लो पहली बैटरी है, रेजिस्टेंस आर है, दूसरी बैटरी है, रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस आर आर 18 वोल्ट 18 वोल्ट। तो इन दोनों की जगह एक बैटरी काम करेगी, तो उसका जो ईएमएफ होगा, उसकी जो वोल्टेज होगी उसका ईएमएफ वो होगा ई इक्विवेलेंट, उसका जो ईएमएफ होगा, और आर होगा आर इक्विवेलेंट। दो की जगह एक। अब ये ई इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे सर? उसका तरीका सुनो। पहली बैटरी जब हम इधर से देख रहे हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो बैटरी की वोल्टेज है +18। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, दूसरी बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल पहले है तो उसकी भी वोल्टेज +18। दोनों वोल्टेज को ऐड कर दो, 36 वोल्ट की बैटरी बन गई है। ये जो बैटरी बनी ये 36 वोल्ट की बैटरी बन गई, और पॉजिटिव आ रहा ना 36 पॉजिटिव, तो 36 पॉजिटिव है, तो पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया है, इसीलिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया है। फिर आर सीरीज में है तो आर भी सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, आर और आर, तो ये टोटल हो जाएगा 2R, सीधे सीधे ऐड हो गए। तो ये दो की जगह एक बैटरी लगा दी आपने। इससे भी इस सवाल को कर सकते थे आप, उससे भी यही इक्वेशन बन के आती। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे करो। मैंने किरचॉफ से कर दिया। मैं जैसे इसमें कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, किरचॉफ नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है जब लूप ज्यादा हो जाते हैं, जैसे 2 लूप हो गए, तो उनको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ में 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है। जैसे एक लूप तो ये हो गया, ये वाला एक लूप हो गया, ये नीचे वाला, तो इसके लिए मुझे 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं 2 से बचने के लिए इन दोनों को एक कर दूंगा। बैटरी को हटाऊं, ये हटा रहा हूं, और मैं बैटरी का कॉम्बिनेशन लगाने जा रहा हूं। अब सुनो, अगर पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मेरे पास एक बैटरी है, E1 इसका ईएमएफ है, R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों। ऐसे ही दूसरी बैटरी है, दिख रहा है, इधर को जाओ, E2 इसका ईएमएफ है, और R2 इसका रेजिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल में लगी है, तो इन दोनों को एक बना लो। इनका ई इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? वो होता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2। E1, ये बैटरी का E1 कितना है? 18, और बाई R1 R प्लस दूसरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले है, इसका भी पॉजिटिव, तो प्लस रखना है।
और ये भी प्लस 18 अपॉन में आर, अपॉन में 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। ये आ जाएगा बच्चों सॉल्व करके। ऊपर कितना आया है 36 बटे में R, नीचे कितना आया 2 बटे में R, R से R कट गया, 2 से 36 को काट लो तो फिर 18 वोल्ट। इसका मतलब 18 वोल्ट की दो बैटरी पैरेलल में जब लगी हैं, 18 वोल्ट की दो बैटरी पैरेलल में लगी हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी 18 ही आ रहा। 18 वोल्ट की बैटरी है पैरेलल में लगी है, तो उनका रिजल्टेंट भी 18 ही आ रहा है। तो ये बात तो हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं सर, कितनी भी बैटरी पैरेलल में लगी हो जिनका पॉजिटिव टर्मिनल सबका पहले आ रहा है, लेकिन अगर वो सारी सेम वोल्ट की हैं तो उनको पैरेलल में लगाने पर भी वोल्टेज सेम ही रहेगी, वही रहेगी। तो इन दो को हटाया मैंने और इन दो की जगह 18 18, तो ये आ गया 18, कोई चेंज नहीं आया, 18 वोल्ट। अच्छा आर के लिए होता है ये आर और ये आर पैरेलल में है, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। अरे ये भी सीधा कर लो सर, पैरेलल में है, दो सेम होते हैं पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है आर बाई 2। तो ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2 बाई आर, या इसे सॉल्व करो आर इक्विवेलेंट तो आर बाई 2, ये आ गई। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई यहाँ पे आर बाई 2। लो ये दो बैटरी की जगह एक बैटरी लग गई और इसमें लग गया ये बड़े वाला रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये लग गया। अब देखो इसमें कितना करंट है, तो इसमें बोला इन्होंने दूसरी बार में करंट कितना 3 एम्पियर, ये करंट बोला है 3 एम्पियर, तो इसमें करंट गया है, ये दो बैटरी लगने के बाद ये इसके अंदर करंट गया है 3 एम्पियर, तो यहाँ से 3 निकला होगा इसमें से होके और वापस इसके अंदर 3 एम्पियर गया। तो इसे सॉल्व करके इसमें भी एक इक्वेशन बना लो, एक इक्वेशन पहली है हमारे पास, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। चलो बनाओ। तो इसे कैसे निकालोगे, तो इसे बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा करंट क्या होता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ वोल्टेज तो है इसके 18 वोल्ट और रेजिस्टेंस टोटल कितना है, अब देखो यहाँ से 3 एम्पियर का करंट निकला, आर में से होके गया और आर बाई 2 में से, इसमें से भी तो होके गया, सीरीज में है ना ये, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई 2। ये समझ लो ध्यान से, यहाँ से जो करंट निकला 3 एम्पियर ये इसमें से होके गया कैपिटल आर में से, कैपिटल आर में से होके गया, और प्लस यही करंट फिर इस आर बाई 2 में से होके गया बैटरी के रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस तो सीरीज में है ना ये, तो कितना हो जाएगा कैपिटल आर प्लस आर बाई 2, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। जब भी करंट निकालते हैं तो ऊपर रखी जाती है बैटरी की वोल्टेज और नीचे रखा जाता है टोटल रेजिस्टेंस, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर प्लस आर बाई 2। अच्छा ये करंट आया कितना 3 एम्पियर, तो 3 इक्वल्स टू 18 अपॉन में आर प्लस आर बाई 2। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से इसको काट दो 6, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो आर प्लस आर बाई 2 इक्वल्स टू आ गया 6। इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन, आर प्लस 2 आर तो 9 और आर प्लस आर बाई 2 आ गया हमारा बच्चों 6, ये 6 आ चुका है। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं, मैं सब हटाऊंगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। आज तो थोड़े से क्वेश्चन में काफी टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया 1 घंटा होने में आया है, और क्वेश्चन आज नहीं पर पार्ट भी थे उनमें हो गए होंगे पार्ट, अगर सारे पार्ट को मिला के लगाएं तो 5-6 तो क्वेश्चन हो ही गए। चलो चलो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन जो आपको एक्स्ट्रा दी है इसको हटा लेते हैं। अब ये दो इक्वेशन बच्चों आपके पास आ चुकी है, एक इक्वेशन ये है आर प्लस 2 आर इक्वल्स टू 9 और दूसरी इक्वेशन यहाँ से आर प्लस आर बाई 2 इक्वल्स टू 6। इसको माइनस करो, इसको माइनस माइनस, आर से आर कट गया, 2 आर में से आर बाई 2 माइनस करोगे बच्चों बताओ कितना बचेगा, 2 आर में से 1/2 माइनस करो तो 3/2 आर बचेगा, 3/2 आर इक्वल्स टू 9 में से 6 गया 3 से 3 कट गया, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 2। लो जी स्मॉल आर की वैल्यू 2, स्मॉल आर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में टिका दो कैपिटल आर आ जाएगा,
इक्वेशन क्या थी, r प्लस 2r इक्वल्स टू 9 थी। इसमें स्मॉल r की वैल्यू रख दो, यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू, तो r प्लस 2 इंटू टू इक्वल्स टू 9। तो r प्लस 2 इंटू टू कितना हो गया, 4 इक्वल्स टू 9। इसे उधर ले जाओ तो r इक्वल्स टू 9 माइनस 4 मतलब 5 ओम, डेट इज कैपिटल R। तो दोनों की वैल्यू आपकी आ चुकी है मेरे बच्चों, और मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक की बातें बिल्कुल बढ़िया से समझ में आई है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वो मैं कहता हूं आपको, और मेरी तो ड्यूटी है कहने की, कहना पड़ेगा ना, तभी तो करोगे भाई। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें अपनी ऑडियंस को बताना होता है कि आप ऐसा करिए, है ना। नहीं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वो करते हैं अपने आप ऐसा। ठीक है, और जो नए भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा कि उनको यहाँ क्या मिलने वाला है, तो वो खुद करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो कर दीजिएगा, बाकी कल मिलते हैं।